भारतीय मानक ब्यूरो के हर जो एक्टिविटी है उसके लिए गाइडलाइंस बनी है। ओके। पहला काम जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का वो है राष्ट्रीय मानक, और इसी गाइडलाइंस के अंतर्गत ही मुझे डिसीजन लेना पड़ता है। उत्पादों के लिए भी होता है, प्रक्रियाओं के लिए भी होता है और सिस्टम्स के लिए भी होता है। सर क्या बताएंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है BIS या ISI मार्क हॉलमार्क चेक करना, क्योंकि अभी टॉयज पे भी ISA कंपल्सरी है। या बच्चों देखिए, का प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो में या हो कुछ भी जितना हो? हो सके ISA मार्क देखें, और हर ज्वेलरी पीस का एक स्पेसिफिक HUID कोड होगा। एक पूरा एक पारदर्शी सिस्टम है, पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है जिसमें वो अपने कमेंट्स दे सकते हैं, और वो कमेंट्स जो है कमेटी में ले जाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी वाडकर नवभारत मुंबई से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे ही खास मेहमान है। आज मैं आई हूँ पवई BIS स्टैंडर्ड ऑफिस के यहाँ पे, और हमारे साथ है श्री V गोपीनाथ जी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल वेस्टर्न रीजन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सर, सबसे पहले आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुक्रिया। और मेरा पहला सवाल, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। आप बहुत अच्छी सर, एंड आई एम एक्साइटेड टू टॉक विथ यू। आपके साथ मुलाकात हो रही है और बातें होंगी। तो शुरुआत करती हूँ सर, जैसे कि आपकी जो पोजीशन है बहुत बड़ी है, तो ये पोजीशन संभालना और इसका काम काज संभालना कितना डिफिकल्ट होता है? और सबसे पहले एज अ कॉमन व्यूअर मैं भी जानना चाहूँगी कि ये जो डेप्यूटी जो पोजीशन आती है, तो क्या काम होता है आपके पास? देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर होते हैं डायरेक्टर जनरल, राइट। और उनके नीचे हर एक्टिविटी के लिए डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं। और हमारे यहाँ 5 रीजन्स हैं। तो नॉर्दर्न रीजन है वो चंडीगढ़ में है उनका रीजनल ऑफिस, सेंट्रल रीजन है दिल्ली में रीजनल ऑफिस है, वेस्टर्न मुंबई में, ईस्टर्न कोलकाता में, और सदर्न चेन्नई में। तो हर रीजन का एक हेड होता है जो डिप्टी डायरेक्टर डेप्यूटी। जनरल के रैंक के होते हैं। और हर रीजनल हेड के नीचे ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं, शाखा कार्यालय। जैसे कि पश्चिम क्षेत्र में करीब 7 शाखा कार्यालय हैं, राजकोट में, गांधीधाम, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे और नागपुर। ये 7 शाखा कार्यालय हैं, तो इन सब के एक प्रमुख हैं। तो ये एक तरीके से ये सातों शाखा कार्यालय के कामकाज की एक पूरी तरीके से जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक अवलोकन करना, बराबर। ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल का काम है। पर अगर आप खासकर बताएं तो जहां मतलब शाखा कार्यालय के नियमों के निर्णयों के खिलाफ कोई अपील आता है तो वो सबसे पहले मेरे पास आता है। तो तो मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा इंटरप्ट करके, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? यानी आप बॉर्न एंड बॉटम कहाँ से हो, और ये जर्नी? मैं बॉर्न हुआ केरला में, अच्छा, केरला। पालक्काड डिस्ट्रिक्ट। ओके। पर मैं शायद सिर्फ 6-8 महीने का था जब मेरे पिताजी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, दिल्ली में पोस्टर थे हम, तो मैं दिल्ली में पढ़ा पला। उसके बाद 12th के बाद नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल हरियाणा में, तो वहाँ से मैंने बीटेक की डेयरी टेक्नोलॉजी में। तो ये आपने सपना बचपन में देखा था कि आपको आगे जाके क्या करना है, ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा कोई, देखिए, ऐसा कोई आप एक योजना बना नहीं सकते अपने जीवन में। ये मैं हमेशा हमेशा मैंने देखा है कि आप कुछ सोचते हैं, कुछ वो होता नहीं है। किया, उसके बाद कुछ वर्षों तक डेयरी इंडस्ट्री में काम किया, यहाँ का एग्ज़ाम दिया, मुझे मिल गया, और हम लोगों की ट्रेनिंग हुई दिल्ली में करीब 2.5 महीने। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग मुंबई में ही थी। मैं लैब में था 6 साल, अच्छा। और 7 साल मैंने सर्टिफिकेशन में काम किया है। तो मतलब वो एक ऑफिसर के रूप में, जहाँ मतलब जो सबसे प्राथमिक जो काम होता है, प्राइमरी, तो वो किया। ओके। मतलब ऑफिसर के रूप में हम लोग एक लैब के एक सेक्शन संभालते थे, और लैब में, और सर्टिफिकेशन में हम लोग फाइलें संभालते थे और इंस्पेक्शंस करते थे। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ चेन्नई में। चेन्नई में पूरी तरीके से मैं सर्टिफिकेशन में रहा, हम्म। और उसके बाद दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ, और पहली बार मुझे मानकीकरण का अनुभव हुआ ओके। कि मानक, जो राष्ट्रीय मानक बनते हैं, तो वो पहला अनुभव मेरा हुआ। और मैं उस समय खाद्य और कृषि विभाग में, भारत मतलब हमारे भारतीय मानक ब्यूरो में
फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैं पोस्टेड था, और मेरे हाथ में करीब 4 टेक्निकल कमिटीज़ थी जिसका मैं मेंबर सेक्रेटरी होता, तो चेयरपर्सन्स बाहर के लोग होते थे। और हमारे जो स्टैंडर्ड जो बनता है उसमें जो है हर टाइप के स्टेक होल्डर्स आते हैं, जैसे कि आप एकेडमिक है, रिसर्च है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इसके अलावा आपके कंज्यूमर बॉडीज़ हैं और इंडस्ट्री है। ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं हमारे टेक्निकल कमिटीज़ में, और हमारा ऑफिसर वहाँ पर एक मेंबर सेक्रेटरी की तरह होता है। ओके। तो बेसिकली जो मतलब जो भी फीडबैक देना, जो मिनट्स बनाना, उसके बाद स्टैंडर्ड को एक नियोजित रूप से प्रस्तुत करना, ये सब मेंबर सेक्रेटरी का काम है। और ऐसे 4 साल मैंने काम किया। उसके बाद मेरा पहला हेडशिप का मेरा अनुभव हुआ है जब मुझे रायपुर पोस्ट किया गया। ओके। तो रायपुर में पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट के जो जितने भी सर्टिफिकेशन एक्टिविटी है या उसके इर्द गिर्द घूमने वाले, जैसे इन्फोर्समेंट हुआ, ये सब वहाँ संभालता था। उसके बाद कोयम्बतूर ब्रांच का हेड रहा मैं, और जुलाई 10 तारीख को मैं यहाँ विधिवत ओके। रूप से डिप्टी डायरेक्टर जनरल बन के आया। ग्रेट सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। थैंक यू। और क्या कहेंगे, जैसे आपने पहले आंसर में कहा था कि डिसीजन आप लेते हैं, तो जब भी किसी चीज़ के लिए डिसीजन ली जाती है तो कौन से ऐसे क्राइटेरिया रहते हैं जो आप नहीं, देखते हैं? इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो के हर जो एक्टिविटी है उसके लिए गाइडलाइंस बनी है, ओके। और इसी गाइडलाइंस के अंतर्गत ही मुझे डिसीजन लेना पड़ता है। ओके। कुछ छूट दी जाती है तो उस छूट में भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी डिसीजन लेता हूँ कि वो स्टैंडर्ड में उसकी क्या प्रावधान है, वो भी देखना पड़ता है। और जो बाकी जो जैसे कहते हैं कि ऑपरेशनल इश्यूज हैं, वो सब देखने के बाद ही डिसीजन लेना पड़ता है। ओके, तो पूरी गाइडलाइन। पूरी गाइडलाइंस है इसके लिए। ओके। उस गाइडलाइंस के हिसाब से, और हमारी एक एक्ट है और हमारे जो कंफर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशंस हैं और हॉलमार्किंग रेगुलेशंस है, तो उसके दायरे में ही मुझे निर्णय लेने पड़ते हैं। बट ये सब प्रोसेस कैसी होती है, अगर किसी के लिए आपको निर्णय लेने हैं, किसी कंपनीज के लिए आप, या किसी चीज़ के बारे में? बेसिकली क्या है कि जहाँ तक लाइसेंस ग्रांट करने का या उसको ऑपरेट करने का पूरा जिम्मा जो है वो ब्रांच ऑफिस के हाथ में है। पर कभी मतलब ये हो जाए कि लाइसेंस जो है वो ढंग से मतलब प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, फेलियर बहुत हो रहा है, या वो स्कीम हमारी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में ब्रांच ऑफिस एक सिफारिश देता है कि इसकी लाइसेंस कैंसिल होनी चाहिए। ओके। तो वहाँ पर जो है कैंसिलेशन से पहले उनको सुनना पड़ता है, कि ऐसा नहीं है कि ये जिसे कहते हैं ना प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि आपको सुनना पड़ेगा उनकी बात भी। तो वो उनकी बात भी सुनने के बाद एक निर्णय लिया जाता है, ओके। और उसमें भी खास गाइडलाइंस होते हैं। तो इसी तरीके से जो हॉल मार्किंग सेंटर्स हैं, जो मतलब जितने भी ज्वेलर्स हैं, उन्हें अपनी हॉल मार्किंग इन सेंटर्स में करानी पड़ती है जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। राइट। तो रिकॉग्निशन का काम जो फाइनल डिसीजन है वो भी मैंने ही लेना है। और अगर कहीं पे भी मतलब उनका काम उनके यहाँ मतलब उनके किए हुए काम में काफ़ी वेरिएशन आ रहा है, मतलब उन्होंने 916 का या 750 का उन्होंने एक हॉल मार्किंग किया है, और वेरिएशन आ रहा है उससे, अगर वेरिएशन कम है तो हम सस्पेंड करते हैं, और वेरिएशन ज़्यादा होती है तो हम उसको कैंसिल करते हैं। तो इसमें भी कैंसिलेशन जो करता है तो मुझे एक हियरिंग लेनी पड़ती है। यानी पूरा ऑब्जर्वेशन करना और गाइडलाइन के अंदर ये सब हाँ कुछ जी। डिसीजन इसके लेना। अलावा हम लोग मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन भी है ओके। होता है, तो वो भी क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर ही होता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा ISO 9001, ISO 9001, फिर 22,000 जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स है, और 14,000 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स है, और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स है। ऐसे हमारे करीब तो 10-15 सिस्टम्स हैं। तो ये 10-15 सिस्टम्स के भी जो सर्टिफिकेट मतलब ग्रांट करना, मतलब सर्टिफिकेशन ग्रांट करना, ये सब हमारी ओके। जिम्मेदारी में आती है। और उसके भी अलग से गाइडलाइंस वगैरह हाँ, रहते उसके हैं लिए भी सभी के स्पेसिफिक लिए? गाइडलाइंस, स्पेसिफिक एक तो गाइडलाइंस रहते स्टैंडर्ड है हैं, बेसिकली, स्टैंडर्ड्स, राइट। वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही उनको करना पड़ता है। और उसके बाद जैसे मतलब क्या प्रक्रिया है, वो सब एक गाइडलाइंस, ऑपरेशनल गाइडलाइंस है उसके लिए, हर जैसे इसके आपने लिए। कहा कि ISI,
सो सर मैं यही पूछना चाहूँगी, BIS, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये एग्जैक्टली क्या काम करता है देखिए, आम सबसे जनता पहला के काम लिए? जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का है वो है राष्ट्रीय मानक बनाना। हम्म, और राष्ट्रीय मानक उत्पादों के लिए भी होता है, प्रक्रियाओं के लिए भी होता है और सिस्टम्स के लिए भी होता है। और इसके अलावा हमारे कुछ कोड्स ऑफ प्रैक्टिस हैं। तो ये सब जो है एक तरीके से ये सब मानकीकरण का एक हिस्सा है। और इसके लिए करीब 17 हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं और 450 के करीब टेक्निकल कमिटीज़ हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये टेक्निकल कमिटीज़ के जो कंपोजिशन बताया कि हर तरीके के लोग होते हैं। और ये टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, ये फूड एंड एग्रीकल्चर जैसे मैं जिसमें काम करता था वो है। इसके अलावा और 16 और टेक्निकल डिविजन्स हैं। और इन सब के ऊपर एक स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी कमेटी है जिसके चेयरमैन हमारे महानिदेशक साहब डीजी साहब ही हैं। और उसमें भी काफ़ी स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी कमेटी है वो निर्णय करता है कि कितने टेक्निकल डिविजन्स होने चाहिए और इन डिविजन्स के कौन सदस्य होने चाहिए और उनके चेयरमैन कौन होने चाहिए। और ये जो डिविजन्स हैं वो ये निर्णय करते हैं कि कितने टेक्निकल कमिटीज़ उनके अंडर में होने चाहिए और उनके चेयरमैन और मेंबर्स कौन होने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स वो ले, उसका भी निर्णय टेक्निकल डिवीजन काउंसिल लेती है। जैसे कि अब मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगा कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर डिवीजन काउंसिल है उसके जो चेयरपर्सन है वो आईसीआर के डीजी हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डीजी हैं। और ये पोस्ट पोस्ट के लिए रिजर्व्ड है। ये मतलब जो भी वो डीजी बनते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। और इसमें मेंबर्स काफ़ी हद तक आईसीआर के काफ़ी मेंबर्स हैं और बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के मेंबर्स हैं, एफएसएसएआई मेंबर है और काफ़ी कंज्यूमर और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। इंडस्ट्री के काफ़ी इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं जैसे कि फिक्की है, सीआईए है और ऑल इंडिया फूड प्रोसेस एसोसिएशन, ये ओके। सब उसके मेंबर्स हैं। और कुछ लेबोरेटरीज भी हैं जैसे श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये सब मेंबर्स हैं। और जो हेड होता है फूड एफएडी का, वो जो है उस कमेटी के उस डिवीजन काउंसिल के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। और वो निर्णय करता है कि पहले तो कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए और वो सब्जेक्ट किस टेक्निकल कमेटी को दिया जाए और कितने कमिटीज़ होने चाहिए। कभी कभार हमारे मैंने जब ज्वाइन किया था तो 26 कमेटी थे, आज के दिन में वो 30 या 31 कमेटी है फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ओके। ये सब निर्णय जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर डिवीजन काउंसिल लेता है। सो जो BIS मार्क जो है हम लोग बोलते प्रोडक्ट के ऊपर होता है, तो ये कौन से प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए इसका डिसीजन, और ये प्रोडक्ट पे अगर मार्क है तो इसका मतलब क्या होता है और इसका बेनिफिट लोगों को क्या होता है? तो जो भी प्रोडक्ट के अगर मानक बनते हैं तो उस प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन हो सकता है। पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर सेफ्टी ज़्यादा मायने रखती है। तो इन प्रोडक्ट्स के लिए हम लोगों ने सेफ्टी बेस्ड कुछ सर्टिफिकेशन शुरू किया है। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन हैं और आपके लैपटॉप्स हैं, हमारे जो बैटरीज होते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर में, चार्जर्स हैं और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं। तो 65 प्रोडक्ट्स हैं। तो इन 65 प्रोडक्ट्स के लिए एक रजिस्ट्रेशन ओके। स्कीम है और वो एक आर मार्क होता है। तो ये अनिवार्य भी है, ओके। उसके बिना कोई भी आप मार्केट नहीं कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ सेफ्टी ही मुख्य उद्देश्य रीजन है। इसके। आईएसए में जो है सेफ्टी के साथ साथ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। कुछ उनके जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ जैसे कि इंटरचेंजेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं एक दीजिए। एग्जांपल देता हाँ। हूँ। आपका जो सॉकेट है हाँ। जो घरों में होता है जिससे बिजली आती है, का हम लोग वितरण प्लग होता है, लगाते हैं। तो इस एक सॉकेट पे कोई भी प्लग चल जाना चाहिए। तो एक इंटरचेंजेबिलिटी यहाँ पर है। ओके। ये नहीं कि आपका ये सॉकेट जो है एक फलाना कंपनी ने बनाया है और उस सॉकेट पे उसी कंपनी का ही प्लग। प्लग चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो किसी भी कंपनी का, तो ये साइजेस और ये जो रेटिंग्स है ये फिक्स्ड है। तो ओके। जो डोमेस्टिक सप्लाई में ये फिक्स्ड है। इसी तरीके से अगर आप घर के लिए मतलब घर में पाइपिंग कर रहे हो पीवीसी के, तो उसके लिए भी साइज के हिसाब से
जो क्या कहते हैं जॉइंट्स हैं वो भी फिक्स्ड है उनके साइजेस, उसमें कोई और नहीं हो सकता है। अब आपका क्या कहते हैं 25 mm का अगर आपका क्या कहते हैं पाइप है, तो सॉकेट भी ऐसा होना चाहिए कि जो उसको दूसरे के साथ जोड़ सके आराम से। ओके। तो ये एक इंटरचेंजेबिलिटी जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है किसी भी स्टैंडर्ड का। और एक और चीज़ जो है कि अगर मान लिया कि अगर हम ये कहें कि कोई भी साइज़ का पाइप बने, तो उससे क्या है प्रोडक्टिविटी बहुत गिर यानी जाती है, सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी भी गिर जाती है। तो इसलिए साइजेस का भी रैशनलाइजेशन, वैरायटी का भी रैशनलाइजेशन की जाता है। तो अब ये भी एक स्टैंडर्ड का हिस्सा है। सर क्या बताएंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है BIS या ISI मार्क, हॉलमार्क चेक करना और फिर वो प्रोडक्ट अच्छा, लेना? ऐसे मार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट हम्म। बहुत उसी इसमें के बहुत लिए। उस मायने बहुत मायने रखती है कि आपने अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन किया और आपको अगर उस मतलब जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल को आपने हाथ लगाया और आपको एक शॉक लगे, तो ये शॉक इस वजह से होता है क्योंकि लीकेज होता है करंट का। तो उसके लिए एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आप करंट का बिल्कुल लीकेज नहीं होगा, उसकी भी एक लिमिट है जो एक साधारण आदमी सह सकता है। तो उस इसकी भी एक टेस्ट प्रोसीजर है, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एक सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब दूसरा है कि एनर्जी एफिशिएंसी, जो अब आप अपने घर में जो चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, तो उस पे 68% थर्मल एफिशिएंसी आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा कि आप गैस का आपका खपत बढ़ता रहेगा और इससे जो है राष्ट्र की भी हानि होती है, क्योंकि ज़्यादा अगर ईंधन का खपत होता है तो हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस वजह से चूल्हे के लिए भी ये एक रिक्वायरमेंट है गैस स्टोव के लिए कि 68% थर्मल एफिशिएंसी जरूरी है। कोई प्रोडक्ट अगर मैं जैसे कि कॉस्मेटिक्स हो या हाँ, कोई नॉर्मल ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो नेचुरल मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं, उनके ऊपर भी कि बच्चों के प्रोडक्ट हो। जैसे बच्चों के प्रोडक्ट्स के लिए मैं एक अच्छा एग्जांपल दूंगा, टॉयस। हम्म। तो क्योंकि अभी टॉयस पे भी ISA कंपलसरी है, तो उसके लिए एक जिसे कहते हैं ना बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक खास करके खास सेफ्टी एस्पेक्ट्स रखे गए हैं वहाँ। तो मतलब चाहे वो इलेक्ट्रिक टॉय हो या मैकेनिकल टॉय हो, उसके लिए खास सेफ्टी एस्पेक्ट्स रखे गए हैं। तो तो सर यानी सभी के एक स्टैंडर्ड्स है जो स्टैंडर्ड्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी हो उन्हें ये फॉलो करने पड़ते फॉरने हैं। करने तो पड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि उन्हें कौन सी डिफिकल्टीज आती है जब ये स्टैंडर्ड्स उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, या आपके पास कोई ऐसे आता है कि देखिए, अगर उनको किसी एक स्टैंडर्ड के किसी एक क्लॉज में उनको तकलीफ होती है, तो एक पूरा एक पारदर्शी सिस्टम है, पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है जिसमें वो अपने कमेंट्स दे सकते हैं और वो कमेंट्स जो है कमेटी में ले जाया जाता है और कमेटी उस पर डिस्कस करती है। और अगर उनको लगता है कि ये जो कमेंट है वो सही है, तो जो जैसा अमेंडमेंट करना हो स्टैंडर्ड में तो वो किया जाता है। और तो ये एक है। और दूसरी बात, जब भी हम लोग एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड फाइनल वहाँ कमेटी एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बनाती है, तो 60 दिन के लिए ये वाइड सर्कुलेशन में रहता है। और अच्छा। हमारे वेबसाइट में भी आपको मिलेगा ये ड्राफ्ट स्टैंडर्ड। तो कोई भी व्यक्ति जो जिसमें जिनको इस पे दिलचस्पी हो, वो ड्राफ्ट स्टैंडर्ड देख सकता है और उन पे कमेंट करना हो तो वो कमेंट भी कर सकता है। तो यानी अगर मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ और मैं प्रोडक्ट सेल करने वाली हूँ, तो हम्म, उसके लिए भी मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदी किया है और हम्म, मुझे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है हम्म। स्टैंडर्ड्स में या सेफ्टी में, तो उसके लिए भी मैं कंप्लेन कर सकती हूँ। कंप्लेन कर बट सकते हैं। इसके लिए कोई ऐप है या कोई हाँ, पोर्टल है? ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके माध्यम से सारे भारत के कंज्यूमर्स को ये एक हमारा एक ऐप जो है वो मैं दर्शाना चाहता हूँ। इसे कहते हैं BIS केयर ऐप। ये एक ऐप है BIS। ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी और आईफोन में मतलब एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अगर जब डाउनलोड करते हैं तो, और ये एक और चीज़ इसके बारे में बताता हूँ कि ये भारत के 12 भाषाओं में भी है, आप अच्छा। देख सकते हैं इसको।
और यानी गांव में हो या कहीं पे भी हो, हाँ कोई भी हाँ, इससे मतलब कनेक्ट हो उनको सकता है। मतलब मान लीजिए तमिल भाषा हो या मराठी भाषा हो, उनको अगर मतलब इंग्लिश में मतलब ये करने में तकलीफ होती है, तो वो अपनी भाषा में भी कर इस सकते हैं इसके उसमें, इसको देख सकते हैं। लैंग्वेजेस वो लोग यूज हाँ, करके कर ये सकते उसमें हैं। कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपने एक प्रोडक्ट खरीदा और आपने उस पर आईएसए मार्क देखा, तो एक आईएसए मार्क के में तीन चीजें होती हैं। एक तो आईएसए मार्क होता है, ऊपर उस प्रोडक्ट का जो आईएस नंबर होता है वो भी आईएसए मार्क में होता है, और नीचे जो हम उत्पादकता मतलब जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको एक लाइसेंस नंबर देते हैं। ओके। और ये मतलब हर प्रोडक्ट के लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो एक लाइसेंस नंबर देते हैं। तो वो लाइसेंस नंबर जो भी होगा, अगर लाइसेंस नंबर अगर वो एंटर करते हैं, तो उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि लाइसेंस नंबर हमने किस मैन्युफैक्चरर को किस प्रोडक्ट के लिए दिया है। तो कभी कभार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट की अगर फेलियर होती है हमारे हम्म। टेस्टिंग में, और वो फेलियर ऐसे रिक्वायरमेंट में जो ह्यूमन सेफ्टी से रिलेटेड हो, तो हम मैन्युफैक्चरर को कहते हैं कि वो बैच और उसके आसपास के जितने भी बैचेस आपने बनाए हैं, वो जितने भी मार्केट में हैं, वो रिकॉल करें। ओके। तो ऐसे में हम वो एक रिकॉल अलर्ट भी रखते हैं, वो भी इसमें दिख जाएगा आपको, अच्छा। किस किस को क्या क्या अलर्ट दिया है। ओके, तो फिर वो रिकॉल करके पूरे प्रोडक्ट वो अपने पास लेके रिटर्न। आएगा, और फिर हाँ। उसका वो जिस तरीके से डिस्पोजल करना चाहे वो डिस्पोजल पर वो मार्केट से उनको रिकॉल करना पड़ेगा। ओके। और यहाँ पर कंप्लेंट्स का भी प्रावधान है। यानी अगर कोई प्रोडक्ट किया है, कुछ भी नहीं, कंप्लेंट है, प्रोडक्ट तो हम लोग सिर्फ कर सकते प्रोडक्ट हैं नहीं, किसी भी किसी प्रकार भी के चीज पे कंप्लेंट, कंप्लेंट। मतलब ओके। उनको जैसे मैंने बताया कि उनको दिखा कि एक फेक है, तो वो भी हम्म। कंप्लेन कर सकते हैं। या तो मतलब एक मतलब हमारे जो कोई के अधिकारी के खिलाफ भी कंप्लेन करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो ओके। कंप्लेंट किसी भी तरीके का कंप्लेंट वो कर सकते हैं। ओके। एक हम मदद कक्ष करके है, उन्हें हाँ अगर कुछ भी बात हाँ, वो कहनी है और ये करनी है वो इस ऐप से ही कर सकते हैं। ऐप से ही कर सकते हैं। तो मैं एक आम सवाल लूंगी आम जनता के लिए कि जैसे कि हम लोग अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं या कुछ भी देखते हैं, एक्सपायरी डेट अभी सबको पता है कि कंपलसरी देखना है। हम्म। वैसे ही ये मार्किंग देखना इंपॉर्टेंट क्यों है उनके लिए, इन तीन बातों के लिए? और इससे क्या कहेंगे कि बहुत बार लोग मिसमैच कर देते हैं, देखते नहीं और प्रोडक्ट खरीद भी कर लेते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या सलाह देंगे आप? या बच्चों देखिए, का प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो में या हो कुछ भी जितना हो। हो सके आईएसए देखें, क्योंकि हम्म। एक चीज है कि हमारी अभी भी एक स्टैंडिंग है, अच्छी स्टैंडिंग है हम्म। हमारी। और हमारा सिस्टम बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छी बनाई हुई सिस्टम है। इससे कम से, और हम लोग ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्टिंग करके करते हैं, कि हम लोग उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक, और उसके अलावा उनके जो क्या कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो है, वो सबको परख के और उसी के उसके बाद बाद ही उनको लाइसेंस दिया जाता है, प्रोडक्ट सैंपल पास होने के बाद। तो इतना हम अगर डिटेल जा रहे हैं, तो आईएसए मार्क प्रोडक्ट की अपनी एक स्टैंडिंग रहेगी हमेशा मार्केट में जो प्रोडक्ट है। तो वो देखना मैं बहुत सबको जरूरी यही है। कहूँगा कि वो आईएसए मार्क की प्रोडक्ट खरीदें। और जहाँ तक सोने की ज्वेलरी है, तो उसमें जो है हॉलमार्किंग तो अनिवार्य है। मेरे ख्याल से एक आध दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में अनिवार्य है हॉल मार्किंग। सिर्फ मतलब जो जैसे कि अगर वो एक्सपोर्ट के लिए भेज रहे हैं तो उसमें अनिवार्य नहीं है, और 2 ग्राम से कम का अगर गोल्ड ज्वेलरी हो तो उस पर भी वो अनिवार्य नहीं है। सर अब सरकार चांदी पे भी हॉल मार्किंग करने वाला नहीं है नहीं, इसके हॉल लिए। मार्किंग तो चांदी में अभी भी है, पर अभी हम लोग अनिवार्य है। जो HUID है, अब हाँ। मैं HUID पे आना चाहता हूँ कि हाँ। पहले क्या होता था कि 4 हॉल मार्किंग के निशान हुआ करते थे। एक तो हमारा BIS का निशान, फिर जो क्या कहते हैं प्योरिटी कितनी है वो निशान, और ज्वेलर का एक मार्क होता था, और एक एसेइंग सेंटर का मार्क होता था। अब क्या हो गया है कि BIS का मार्क होगा, और जो प्योरिटी का मार्क होगा, और एक HUID होगा। ये HUID जो है एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ओके। तो इसमें मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, हम इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से। तो इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, और हर ज्वेलरी पीस का एक स्पेसिफिक HUID कोड होगा। तो इसमें अगेन ये आप कभी भी कोई ज्वेलरी खरीदने हम्म। जाएं,
तो ज्वेलरी शॉप में एक तो ये क्या कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस होना चाहिए, और उस लेंस में आप जो है HUID नंबर पढ़ें, और आपके BIS केयर ऐप में HUID नंबर के हिसाब से आप ये पता लगा सकते हैं कि HUID नंबर किस चीज़ के लिए दिया है। ओके। तो आपने, और उस प्रोडक्ट की वेट कितनी है, आपने मान लीजिए एक नेकलेस खरीदा और HUID के हिसाब से वो बैंगल निकल रहा है, तो वो फेक है। देखिए एक चीज़ है कि एक चीज़ हम मान के चलें कि अभी भी हम लोग जो है अभी भी एक विकास की दिशा में है, अभी भी बहुत कुछ चीज़ें हमको सुधारनी है हमारे। तो ऐसे मतलब हम जो प्रावधान देते हैं तो उस हिसाब से हम एक तरीके से कंज्यूमर को यानी एक HUID प्रोटेक्शन दे से रहे ये हैं। शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है HUID? HUID गोल्ड ज्वेलरी में तो है, कंपलसरी चांदी है। पे चांदी पे भी अब शुरू कर रहे हैं। कब से करने वाले हैं कुछ? था शुरू यहीं पर, बट अभी हुआ नहीं है, पर मेरे ख्याल से 1-2 महीने में हो जाना प्रोसेस चाहिए। में है और होने वाला है। और इसके ऊपर से जैसे कि हॉलमार्किंग हो गया, अगर HUID भी आ रहा है तो जो कीमत है चांदी की उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा? तो चांदी या ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स के लिए एक पीस के लिए 35 रुपये है हॉलमार्किंग ओके। चार्जेस। तो उससे ज़्यादा नहीं चार्ज करना चाहिए। ये अगर सारे कंज्यूमर्स अगर ये देखें। जानकारी के साथ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि चांदी की ज्वेलरी की मैंडेटरी सर्टिफिकेशन की बात भी हो रही है, हाँ। मैंडेटरी हॉलमार्किंग, तो अभी इस पे पूर्ण पूर्ण निर्णय नहीं हुआ है, ये डिसीजन अभी तक हुआ नहीं है। ओके। इस पे चर्चाएं चल रही हैं। ओके, चर्चाएं चल रही है अभी तक। ओके। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बट जाते जाते एक लास्ट सवाल पूछूंगी, अभी भविष्य के कौन से प्लान है, कोई इवेंट या कुछ प्लान्स है आपके? देखिए अभी फिलहाल हमारे पास 3 इवेंट हैं। एक इवेंट जो है वो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। ओके। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे एक सेलिब्रेशन है कि 1946 यानी कि 1946 के 14 अक्टूबर को एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी होना चाहिए, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन है, ISO। तो इसके लिए जो रेजोल्यूशन पास किया था, तो उस दिन को हम मनाते हैं। 1970 से ये मनाना शुरू हुआ है। तो इस साल जो है मतलब बहुत सालों से यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ISO भी एक भागीदार है, और हर स्टैंडर्ड्स बॉडी भी इसमें अपना बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। तो इस बार 17 डेवलपमेंट गोल, दैट इज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पीपल, वो है इस बार का गोल। तो ये जो है ये इस बार का बेस है। फिर एक और है, वो है दिसंबर 24 को जो कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। उसका भी एक इस लेवल पे नहीं होगा, पर फिर भी एक सेलिब्रेशन होगा। 6 जनवरी 1947 को उस समय ASI, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन का स्थापना हुआ था, और वो जाके बाद में जाके भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बना 1986 में। तो ये स्थापना दिवस को भी हम हर साल मनाते हैं। और पिछले साल हम लोगों ने बहुत बड़ा एक कार्निवल यहाँ पर लॉन्च किया था, हर ब्रांच ऑफिस लेवल पे ये हुआ था। तो इस साल भी इसकी उम्मीद है। सो बहुत अच्छा लगा, और ऑल द बेस्ट कहूँगी आपके फ्यूचर के लिए भी और BIS के लिए भी, नवभारत से। और आई थिंक व्यूवर्स के लिए भी यही कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम एक्सपायरी डेट चेक करते हैं वैसे ही हॉल मार्किंग चेक करना, ISI और BIS मार्क चेक करना। और अगर कोई फीडबैक है तो जैसे कि आपने बताया कि जो ऐप है उसमें हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी। अगर कोई भी तकलीफ आपको आ रही है तो वो फीडबैक आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये फीडबैक जाएंगे तब उसके ऊपर काम होगा और सॉल्यूशन है जो हमें मिल जाएगा। दोबारा धन्यवाद कहूँगी, आपने ये वक्त दिया उसके लिए। आपका भी धन्यवाद।